हाँ बच्चों, मोस्ट वेलकम। आइए, हिंदी साहित्य के जो लेखक परिचय और कवि परिचय का एक क्वेश्चन आने वाला है, साहित्यिक परिचय का। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लेखक परिचय करेंगे, साहित्यिक परिचय नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेखक परिचय है उनका हम यहाँ पे साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दूसरे क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि एक प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। आपको याद होगा, हमने जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना आ सकता है। अभी हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का साहित्यिक परिचय। इसके बाद हम करेंगे एक दो और आगे जो है वो देख लेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए, ही आपने कंपलसरी हिंदी में हम व्यक्तिगत परिचय लिखते थे या केवल कवि परिचय लेखक परिचय लिखते थे। यहाँ पे साहित्यिक परिचय, उसमें क्या होता था कि वहाँ पे व्यक्तित्व के साथ साथ साहित्यिक कृतियाँ उनके लिखी जाती थी, उनका जन्म आदि लिखा जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ केवल साहित्यिक परिचय है। इसलिए जन्म स्थान, जन्म वर्ष, माता पिता, शिक्षा, वो कुछ भी नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, सीधा इनकी इनकी भाषा शैली पर जाएंगे, इनकी रचनाओं पर बातचीत करेंगे, उनकी कृतियों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आचार्य शुक्ल साहब का। हिंदी साहित्य के एक महान स्तंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, साहित्य चिंतक और इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं। कितने सारी चीजें एक ही पंक्ति में लिख दी, एक वाक्य में आपने सारी चीजें लिख दी कि बात जब हिंदी साहित्य की आती है ना, तो शुक्ल साहब का नाम जो है वो लिए बिना हम नहीं रह सकते। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हिंदी साहित्य के एक महान स्तंभ है। और ये न केवल एक निबंधकार है, बल्कि ये उच्च कोटि के आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, साहित्य चिंतक भी रहे हैं, और साथ ही साथ इतिहास लेखन, विशेष करके हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आलोचना सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरीके से आचार्य शुक्ल जो है वो किस सम्राट के नाम से जाने जाते हैं? आलोचना सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। दो चीजें तो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, एक तो आलोचक के रूप में और एक हिंदी साहित्य के लेखक के रूप में ये मोस्ट इंपोर्टेंटली जाने जाते हैं। साथ ही साथ ये निबंधकार भी रहे हैं, और इन्होंने जो है वो क्या किया है, हमारे भारतीय जो इतिहास है उस पर भी इन्होंने गहरी दृष्टि डाली है। आगे देखो, लिखेंगे इनकी भाषा शैली की बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त और मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। इनकी भाषा जो है ना वो उच्च कोटि की भाषा है। आपने देखा होगा कई लेखक, कई कवि ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सामान्य जन भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ अपने अंचल विशेष की भाषा का, जैसे रेणु जी हैं तो वो आंचलिक भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन शुक्ल जी की जहाँ बात आती है तो इनकी भाषा जो है वो परिष्कृत भाषा है। परिष्कृत का मतलब उच्च कोटि की भाषा है। साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत युक्त जो तत्सम शब्दावली है उसका प्रयोग किया। देखो, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा भी अगर दिमाग में रह गया, याद रह गया, तो इनका परिचय शानदार ढंग से आप लिख के आ सकते हो। तो इसमें क्या करना है, संस्कृत युक्त जो तत्सम शब्दावली है, जो जटिल शब्द है, उसका प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ शुक्ल जी की जो गद्य शैली है वो विवेचनात्मक है। समझ रहे हो ना, गद्य और पद्य जो साहित्य होता है तो गद्य शैली इनकी विवेचनात्मक है, जिसमें विचार प्रधानता, मतलब व्यक्ति सोच सकता है, कितना ब्रॉड माइंड है। सूक्ष्म तर्क योजना, सादृश्यता, व्यंग्य विनोद का भी योगदान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कपूर्ण विश्लेषण, भाषा की सरलता, विचारों की गहराई, विषय के अनुसार वे कभी व्याख्यात्मक शैली का तो कभी आलोचनात्मक शैली का तथा चमत्कारिकता तो कभी कभी हास्य प्रधान व्यंग्य शैली का भी प्रयोग करते हैं। तो ये इनकी भाषा शैली जो है वो कभी विवरणात्मक शैली, कभी वर्णनात्मक शैली, कभी हास्य प्रधान व्यंग्य विनोद शैली, इस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है शुक्ल जी ने। अब देखो, नेक्स्ट हम करेंगे इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट कृतियों में से एक तो आती है इनकी चिंतामणि। याद रखना, यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि चिंतामणि कृति किसकी है, तो आचार्य शुक्ल साहब की है, 4 खंडों में। उसके बाद रस मीमांसा, ये एक इनके निबंध है इनके। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इंपोर्टेंट रचना है, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, इतिहासकार के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद तुलसी, सूर और जैसी ग्रंथावली लिखी है। भ्रमर गीत इन्होंने सार भी लिखा है। हिंदी शब्द सागर,
काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया है। 11 वर्ष का समय इन्होंने, इनकी कहानी है। अभिमन्यु वध और बुद्ध चरित इनके काव्य ग्रंथ हैं। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हाँ, तो इनका हो गया आचार्य शुक्ल साहब का परिचय। हमने उनको आलोचना सम्राट के नाम से जाना जाता है। फिर हमने इनकी भाषा शैली देख ली और फिर इनकी रचनाएं देख ली। अब हम देखेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बालक बच गया, याद है ना। ये महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक है, लेखकों में से एक है, इसलिए इनका प्रश्न आ सकता है। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। उपाधि कौन सी मिली इनको? इतिहास दिवाकर। अब देखो, पहले ही बता दिया कि भाई ये साहित्यिक दृष्टि से बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है तो कैसे हैं? इनको इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। कितने बड़े विद्वान हैं। इसलिए तो आपने देखा ना कि ये जो इन्होंने लिखा, वो ढेले वाली कहानी आपको याद होगी, बालक बच गया वाली कहानी आपको याद होगी, गड़ी के पुर्जे वाली कहानी आपको याद होगी। इतनी सारी चीजें वही व्यक्ति लिख सकता है जो विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता हो, क्योंकि हर चीज पढ़नी पड़ेगी तो वहां से जानकारी लेनी पड़ेगी। तो आप इतनी सारी भाषा लिख सकते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इतिहास दिवाकर के नाम से जाने जाते हैं। ये इतनी सारी भाषाओं को जानते थे। आगे लिखेंगे, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में उनकी विशेष रुचि थी। ये पुरातत्व चीज इनमें जरूर लिख देना। इसी प्रकार भाषा विज्ञान विषय के प्रति गहरा लगाव था। इन्होंने लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो, अगला आप यहां पे लिखेंगे इनकी शैली। साहित्यकार के नाते गुलेरी जी के विविध रूप हैं। इस कारण आपने विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली को अपनाया। जिस तरीके से हमने आचार्य शुक्ल साहब का देखा, विवेचनात्मक शैली, हास्य प्रधान व्यंग्य शैली, उसी तरीके से इनकी भी विवेचनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और संवादात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। आवश्यकता अनुसार आपने समीक्षात्मक और नाटकीय शैली का प्रयोग भी किया है। इनकी रचनाओं में यत्र तत्र व्यंग्य भी देखने को मिलता है। तो शैली लगभग जो रेणु जी, गुलेरी जी की और साथ ही साथ आचार्य शुक्ल जी की एक जैसी है। इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिया है। आप लोगों को थोड़ा सा सरलता से याद रखने में आसानी रहेगी। रचनाओं का ध्यान रखना है, खाली दोनों की रचनाएं अलग है, दोनों की उपाधियां अलग है। वो आलोचना सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और ये इतिहास दिवाकर के नाम से जाने जाते हैं। जहां तक इनकी प्रमुख कृतियों की बात है तो इनकी कहानियां हैं कुछ। पहला है सुखमय जीवन। जीवन कैसा होना चाहिए? सुखमय। ऐसा किसने कहा है? ऐसा गुलेरी जी ने कहा है। बुद्ध का कांटा, है ना, बुद्ध का कांटा, और उसने कहा था, ये उसने कहा था, ये तो इनकी सर्वप्रसिद्ध कहानी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। उसने कहा था कहानी से गुलेरी जी हिंदी कहानीकारों में अमर हो गए। तो इनकी 3-4 कहानियां याद रखिए। सुखमय जीवन, जीवन कैसा होना चाहिए? सुखमय। जीवन सुखमय कैसे हो सकता है? जो हमारे रास्ते में कांटे उनको निकाल दिया जाए। तो बुद्ध का कांटा अगर निकाल दे तो जीवन सुखमय हो जाएगा, और उसने कहा था। ये 3 कहानियां इनकी याद रखना है। संपादन क्या क्या किया था? समालोचक, उसके बाद मर्यादा, उसके बाद प्रतिभा, और उसके बाद नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक और हम करेंगे, फणेश्वर नाथ रेणु, है ना। फणेश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय दीजिए, या फिर भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय दीजिए। अभी हम रेणु जी का कर लेते हैं। चलिए, अब देखो, फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी आपको याद होगा, पहलवान, है ना, पहलवान की ढोलक, और इन्होंने एक कहानी लिखी है, संबदिया कहानी भी इन्होंने लिखी है। तो फणेश्वर नाथ रेणु हिंदी की प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार के नाम से चर्चित है। ये आंचलिक कथाकार है। अंचल विशेष, एक ग्रामीण, एक परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपना विषय वस्तु बनाते हैं। आपने अपने रचनाओं के द्वारा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ाया। आपकी रचनाओं की विषय वस्तु अंचल विशेष के ग्राम्य जीवन पर आधारित है। 3 चीजें ध्यान रखना है। आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, और उनके उपन्यास कैसे हैं? जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जो निचला तबका था, दलित और गरीब और ग्रामीण जीवन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने उपन्यास लिखे थे। तो उसी परंपरा को इन्होंने भी आगे बढ़ाया। इसलिए आपको याद रखना है कि उनकी विरासत को इन्होंने आगे बढ़ाया, और इनकी विषय वस्तु होती है अंचल विशेष का ग्रामीण जीवन।
अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अंचलों की अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा को स्वयं भोगते से लगते हैं। उन्होंने कहानी तथा उपन्यास के अलावा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य भी किया है। अब देखो इनकी कुछ रचनाएं भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। रेणु जी की भाषा अत्यंत सशक्त और संवेदनशील है, उसमें संप्रेषणीयता और भावानुकूलता है। इनकी भाषा में आंचलिक शब्दों और मुहावरों का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। कथाकार होने के कारण रेणु जी ने वर्णनात्मक शैली को आधार बनाया है। कुछ स्थलों पर उन्होंने आत्मकथन शैली को भी अपनाया है। इसके साथ ही यत्र तत्र व्यंग्य शैली का प्रयोग भी किया है। अभावों से पीड़ित जनता की बेबसी और कष्टों के प्रति गहरी संवेदना के कारण ही वह आधुनिकता से दूर ग्रामीण समाज का सशक्त, प्राणवान और यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर सके हैं। उनकी रचनाओं में संवाद शैली का प्रयोग भी हुआ है। इनकी रचना देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे उपन्यास मैला आंचल परती परिकथा। कहानी में देखेंगे ठुमरी, अगिनकोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और ये इनकी जो है वो रचना है बच्चों, ये आप लोग याद रखना इनकी रचनाओं को। और इसी के साथ हमारी जो ये क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। साथ ही साथ बता दूं, जो बच्चे BSTC करना चाहते हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की जो है वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बच्चों चतुर्थ श्रेणी हो गया आपका BSTC या जिसे DLED कहते हैं, DLED जिसे कहते हैं। और साथ ही साथ और भी कंपटीशन एग्जाम्स की जो तैयारी है, जैसे वीडियो की हो गई, उसके बाद पटवारी की हो गई, और इसके बाद साथ ही साथ पुलिस की हो गई। ये समस्त कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमने एक चैनल बनाया है बच्चों, जिसका नाम है धारा एकेडमी, DHARA, धारा ACADEMY, धारा एकेडमी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमारे ये जो सारी क्लासेस हैं इनकी वीडियो लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।